Good morning, students. How are you all? And with a hope that all you will be in a good physical and mental state of mind. Well, today we are going to do chapter number 3 of your book Hornbill, and the title of this chapter, Discovering Tut, the Saga Continues, by A.R. William. Discovering Tut. Tut is the name of a powerful royal king who was the last heir of a very powerful royal family that ruled Egypt for centuries. And this lesson also describes how CT scan of Tut's mummy revealed interesting but startling facts about him. ये सारी चीज़ें जो हैं, टुट एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, उसका आखिरी उत्तराधिकारी था, वो वारिस था, और ये परिवार जो है इसने काफ़ी सेंचुरीज तक जो है इजिप्ट में शासन किया है। द सागा कंटिन्यूज, सागा मीन्स स्टोरी, कंटिन्यूस, कि टट को लेकर के जो डिस्कवरीज हैं उनकी स्टोरी कंटिन्यू है। इट मीन्स कि जो रिसर्चर हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, दे हैडंट रेज्ड टू अ फाइनल पॉइंट, टू a final discovery. It's all about that, how they are doing and what's all about it. So start reading our chapter. He was just a teenager when he died. तो यहाँ इसके बारे में बात की जा रही है, टट के बारे में, कि जिस समय उसकी डेथ हुई उस समय वह एक टीनेजर ही था। इट मीन्स कि वेरी इन early age of his life he was died, and the last hero of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. और जैसा अभी आपको पहले बताया मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में कि उस पावरफुल फैमिली का आखिरी उत्तराधिकारी वारिस, जिसने शताब्दियों तक इजिप्ट के ऊपर शासन किया है। He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. और किस तरह से उसको यानी कि बरी किया गया, किस तरह से उसको दफनाया गया, और वो रेस्ट कर रहा है अपने गोल्ड के साथ, दूसरी चीज़ों के साथ। यानी कि जिस तरह से इजिप्ट में एक परंपरा रही है कि जो डेड बॉडीज़ के साथ जो है कुछ चीज़ें, गोल्ड और ज्वेलरी, दूसरी जो भी चीज़ें किसी व्यक्ति को ज़रूरत होती है, उन चीज़ों को उसके साथ जो है बरी किया जाता है। और यहाँ कहा जा रहा है कि इवेंचुअली फॉरगॉटन, और उसके बाद उसे भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, द मॉडर्न वर्ल्ड has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. यानी कि उसके बाद उसे भुला दिया गया, और फिर 1922 में जब उसकी टॉम की डिस्कवरी की गई, टॉम की डिस्कवरी, उसकी कब्र को जहाँ उसको दफनाया गया था वहाँ उसको जो है उसको डिस्कवर किया गया। तो उस समय तक जो मॉडर्न वर्ल्ड था उसको लेकर के स्पेक्युलेटेड कि अलग अलग तरह की जो है विचारधारा हैं उसकी डेथ को लेकर के, अलग अलग आइडियाज़ जो हैं लोगों के रहे हैं, जो गैसिंग करने की पावर रही है। स्पेकुलेशन होता है गैस करना किसी चीज़ को, कि हम क्या कुछ उसके बारे में विचार रखते हैं, कैसे क्या कुछ करते हैं, कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या होगा। और जो मर्डर है वो सबसे एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है, ऐसा माना जाता है कि उसका मर्डर कर दिया गया हो। नाउ लिविंग इज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, और अब उसके टॉम को पहली बार 80 साल के बाद जो है उसके टॉम को उस समय छोड़ दिया गया, और उसके बाद जो है 80 साल के बाद जिस तरह से फिर उसको जो है दोबारा से उसके ऊपर मशीन्स के साथ, दूसरी चीज़ों के साथ जो है रिसर्च की जा रही है। Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. उसकी डेड बॉडी जो है उसका CT स्कैन किया जाता है, और जो हमें नए नए क्लूज़ देती है उसकी लाइफ और डेथ से रिलेटेड नई नई डिस्कवरीज होती हैं, नई नई पॉसिबिलिटीज़ का पता चलता है। प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज़ फैरो। फैरो ये जो वर्ड है ये भी किंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो CT स्कैन किया गया और इससे हमें जो नए क्लू मिलते हैं उसकी लाइफ को लेकर के, डेथ को लेकर के, और ये हमें बिल्कुल एक एग्जैक्ट डेटा प्रोवाइड करता है। एक्यूरेट जो फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन है, यानी कि जिस तरह से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले किसी भी चीज़
की हेल्प से, उसके डेटा की हेल्प से जो है उस सारी चीज़ों को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, उसको रीशेप किया जाता है कंप्यूटर वगैरह की हेल्प से। तो उस बॉयज़ फ़ैरो की, उस बॉयज़ किंग की जो है वो सारी चीज़ें तैयार की गई। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। यानी कि जिस समय किंग टुट की बॉडी को निकाला जाता है उसकी कब्र से जहां वो रेस्ट कर रही है, यानी जहां उसको दफनाया गया है। और देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं इजिप्ट की, और इजिप्ट के बारे में आप ये जानते होंगे कि वहाँ जो रॉयल फैमिलीज थे उनके लिए जो है वो पिरामिड्स वगैरह बना करके और उसके अंदर उनकी बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है, जिसे ममीज़ कहा जाता है। तो यहाँ जो है इनके लिए जो किंग्स हैं, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो है वैली ऑफ द किंग्स, कि वहाँ सिर्फ रॉयल आदमी जो हैं, रॉयल पर्सनस जो हैं, उन्हीं को बरी किया जाएगा। तो उसको जब उसकी रेस्टिंग प्लेस से वहाँ से उसकी डेड बॉडी को निकाला जाता है, तो जो हवा जिस तेज़ी से चल रही है, बहुत तेज़, और उसके साथ जो डस्ट वगैरह उड़ रही है, वो सारी चीज़ें दिखाती हैं कि शायद हवा जो है वो भी इस बात को लेकर के गुस्सा जाहिर कर रही है कि उस रॉयल किंग को उसकी डेथ के बाद परेशान किया जा रहा है, कि उसको वहाँ से निकाला जा रहा है। डार्क वैलिड क्लाउड्स हैड स्कर्डेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे। और जो डार्क वैलिड यानी कि बहुत बड़े बड़े काफ़ी जो है ब्लैक क्लाउड्स जो हैं वो पूरी तरह से स्काई में छाए हुए हैं। दे वर स्प्रेड हियर एंड देयर। डेजर्ट स्काई, पूरा दिन जो है, सारा समय जो है वो क्लाउडी मौसम रहा। और अब वो जो स्टार्स इन कास्केट ग्रे, कास्केट ग्रे यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है स्काई के लिए, कि किस तरह से जो है वो हमें रात के समय ग्रे कलर में दिखाई देता है, तो उसके जो हैं स्टार्स जो चमकते हुए दिखते हैं, अब उनको वो कवर कर रहे हैं। यानी कि जो क्लाउड्स हैं उन्होंने उन शाइनिंग स्टार्स को कवर किया हुआ है। इट वॉज 6 PM ऑन 5 Jan 2005। और ये बात जो है वो 5 Jan 2005 की है, शाम के 6 बजे हुए हैं। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head passed into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। और देखिए आप, बड़ी गौर करने वाली बात है कि जिस व्यक्ति की डेथ 3300 साल पहले हो गई थी, उसकी उस डेड बॉडी को निकाल करके, और वो जो सिटी स्कैन के आगे प्लेटफॉर्म सा होता है जिसके ऊपर लेटा करके व्यक्ति को जो है अंदर ग्लाइड किया जाता है, तो उसके हेड वाला जो पार्ट है उसकी, उस मम्मी को जो है उस सिटी स्कैनर में डाला जाता है, ताकि उसके बारे में जो भी मेडिकल मिस्ट्रीज हैं उनकी छानबीन की जा सके, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाना जा सके इन चीज़ों को लेकर के। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tombs some 26 feet underground to pay their respects। और इसके अलावा सारी दोपहर के समय जो टूरिस्ट वगैरह वहाँ विजिट करने के लिए आते हैं, सारे वर्ल्ड से, यहाँ वहाँ से, अलग अलग जगह से आए हुए हैं, और उनके पास जिस तरह से जो न्यूज़ रही होगी किसी तरह से उसकी बॉडी को सिटी स्कैन करने के लिए निकाला जा रहा है, तो वो लोग जो हैं वहाँ जहाँ उसकी डेड बॉडी को रखा गया था, वो ग्राउंड से 26 फीट नीचे रॉक्स वगैरह को काट करके बनाया गया उसका वो जो मकबरा वगैरह जिस तरह से जो जगह है, वहाँ जो है वो नीचे उतरते रहते हैं और वहाँ जा करके उस जगह को देख करके अपनी रिस्पेक्ट्स पे करते हैं। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर एंड प्योर्ड ऑफ टर्ट्स ग्लाइडेड फेस, और सॉरी गिल्डेड फेस, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लेड। और उसके बाद कि वो बड़ी हैरानी से गेज करते हुए, चीज़ों को निहारते हुए, देखते हुए, म्यूरल्स की बात की जा रही है। म्यूरल्स होते हैं जो वॉल पेंटिंग की जाती है, दीवारों के ऊपर जिस तरह की जो चित्रकारी की जाती है, और पहले के समय में जो चीज़ें की जाती थी उन चीज़ों को लेकर के जो है, जहाँ उसका जो बरियल चैम्बर है, जहाँ उसको दफनाया गया था, और उसके गिल्डेड फेस को जो गोल्ड से बना हुआ है, इसके ऊपर उसका जो कॉफिन है उसके ऊपर जो है उसकी फेस की शेप जो है वो बनाई गई है और वो गोल्ड से बनी हुई है। उसको बड़ी हैरानी के साथ उन चीज़ों को निहारते हैं, देखते हैं, जो काफ़ी स्ट्राइकिंग फीचर थी उसकी उस डेड बॉडी के कॉफिन को लेकर के। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर। और कुछ लोग वहाँ जो विजिटर जो हैं वो गाइड बुक्स वगैरह जो रखी होती हैं उनमें से जो है धीमी धीमी आवाज़ में कुछ चीज़ों को पढ़ते हुए, अदर्स स्टूड साइलेंटली, और दूसरे कुछ लोग जो हैं वो शांत खड़े हुए हैं, परहैप्स पॉन्डरिंग टर्ट्स
अनटाइमली डेथ इन इज लेट टीन्स, और शायद इस बात को लेकर के पॉन्डर करते हुए, सोच विचार करते हुए कि जो टुट है उसकी लेट टीन्स में, यानी कि लास्ट में 17-18 के अराउंड ऑफ हम बात करें, 19 जो है यहाँ तक टीन एज होती है 19 तक, तो 17 और 18 की एज में जो है ही माइट हैव डाइड। तो उसके बारे में विचार करते हुए कि किस तरह से कैसे क्या कुछ हुआ होगा, या इन चीज़ों को लेकर के हैरानी जाहिर करते हुए कि शिवो, इफ द pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true, यानी कि एक इस चीज़ के साथ एक बात जुड़ी हुई है कि फेरोज कर्स की इन लोगों का जो है श्राप है, अभिशाप है कि कोई भी व्यक्ति जो इनकी आफ्टर डेथ इनको डिस्टर्ब करेगा किसी तरह से, उसके ऊपर कोई भी मिसफॉर्चून होगा, कुछ ना कुछ बुरा होगा, या उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। क्या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रियल हैं, सत्य हैं, ट्रू हैं? द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन because of what Carter did in the 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. तो अब जब उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है तो उसके ऊपर झुक करके जाही हवास, और जाही हवास जो सेक्रेटरी जनरल है इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ का, जब उस बॉडी को निहार रहा है, देख रहा है उसके ऊपर झुक करके, तो वो कहता है कि जो मम्मी है ये वो बहुत ही बैड कंडीशन में है। और इसका कारण कार्टर, जो कुछ भी उसने 1920s में किया। कार्टर भी एक आर्कियोलॉजिस्ट था, यानी कि जिसने, जैसा अभी स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि 1922 में जो है उसने उसको डिस्कवर किया था, और उसके बाद अब 80 ईयर्स के बाद जो है यहाँ पर उसकी बॉडी के साथ जो है रिसर्च वगैरह की जा रही है, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारियाँ जुटाने की कोशिश की जा रही है। Carter, Howard Carter, that is what was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching। यानी कि आपको बता दिया गया है कि हॉवर्ड कार्टर जो है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था, ब्रिटिशर था, और 1922 में उसने टुट्स के टॉम को डिस्कवर किया था सालों की मेहनत के बाद। इट्स कंटेंट्स दो हास्टली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी, और हालांकि उसके अंदर जो भी चीज़ें थी उनको बड़ी जल्दबाजी में यहाँ वहाँ जो है जिस तरीके से उनको देखा गया और वो किया गया, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, यानी कि उन चीज़ों की अपेक्षा नहीं की जाती कि उन लोगों का जिस तरह से उस समय में 1922 में जो काम करने का तरीका रहा होगा 1920s में, कि उसके बाद वो चीज़ें पूरी होंगी। लेकिन ये बात सरप्राइज़ करती है जाही हवास को भी कि वो सारी चीज़ें जो भी एंटीक्विटी थी, जो प्राचीन चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें अपने आप में पूर्ण थी, किसी चीज़ को यहाँ वहाँ नहीं किया गया था, या किसी चीज़ को चोरी नहीं किया गया था, उठाया नहीं गया था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड। और ये जो चीज़ें हैं, ये अब तक जितनी भी जो भी डिस्कवरीज हुई हैं, जो कुछ भी ढूंढा गया है, उनमें से ये सबसे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन है। यानी कि यहाँ जिस तरह की जितनी जो चीज़ें मिली हैं, और जिस तरह से फेरोज़ को लेकर के उनकी जो कहानियाँ हैं, लीजेंड्स हैं, ये भी उसका एक हिस्सा है। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, यानी कि जो गोल्ड है उसमें किस तरह की नक्काशी वगैरह की गई है, कलाकारी वगैरह की गई है, उनके डिज़ाइंस हैं। देयर एटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसर्केशन कॉज्ड ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी। और यानी कि उन चीज़ों को लेकर के कि जो गोल्ड वगैरह है और है, उनकी जो हमेशा बनी रहने वाली जो चीज़ें हैं, चमक है, ये किस चीज़ की गारंटी देती हैं? रिसर्केशन। और रिसर्केशन जो है इस चीज़ का मतलब है कि रीबर्थ होना, दोबारा से जो है जन्म लेना। तो इन्हीं इसी तरह की चीज़ों को लेकर के जो है यहाँ बात की जा रही है कि उनको लेकर के ऐसा माना जाता है कि वो लोग जो हैं दोबारा से जन्म लेंगे। caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention। यानी कि ये सारी चीज़ें जिस समय जो है उनको डिस्कवर किया गया था, उस समय भी जो है इन चीज़ों को लेकर के लोगों में काफ़ी सेंसेशन रही थी, और अब भी ये जो है एक अटेंशन का विषय है। बट इट वॉज ऑल्सो बरीड विद everyday things he would want in the afterlife, board games, a bronze regal, linen undergarments, cases of food and wine। यानी कि देखिए, जो इजिप्ट में जो रॉयल फैमिलीज़ रही हैं, जो किंग्स वगैरह रही हैं, उन लोगों का ऐसा मानना है कि इस जन्म के बाद जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी उसको जो है चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
तो इसलिए जो डेड बॉडीज़ होती थी उनको सारी चीज़ों के साथ, जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, उन चीज़ों के साथ दफनाया जाता था। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि टुट जो है उसको भी उन चीज़ों के साथ दफनाया गया है। जिस तरह से जो बात की जा रही है बोर्ड गेम्स की, ब्रॉन्ज रेजर की, लाइन एंड अंडर गारमेंट्स की, फूड, वाइन, ये सारी चीज़ों को लेकर के कि उसे इन चीज़ों की जो है डेथ के बाद भी ज़रूरत पड़ेगी। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffins। और महीनों की सावधानी से सारी चीज़ों की जो भी उसकी ट्रेजरी थी, फिनररी ट्रेजरी कि उसका जो जिस समय जो बरियल टाइम था उसके डेथ के बाद उसको जिस तरह से वहाँ ले डाउन किया गया था, जो भी उसके पास ट्रेजर्स, खजाना, जो दूसरी चीज़ें वहाँ रखी गई, उन सब चीज़ों का एक रिकॉर्ड तैयार किया है कार्टर ने। और उसके बाद जो है उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे जारी की 3 नेस्टेड कॉफिन को लेकर के, यानी कि जो कॉफिन है उसके भी 3 अलग अलग परत हैं। उसने जब उसको पहली को खोला, ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए श्राउड एडॉन्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स। यानी कि पहले को खोलने के बाद क्या था, अंदर जो कफन होता है उसको पूरी तरह से अडॉन्ड किया गया है, सजाया गया था, किसके साथ, गार्लैंड्स के साथ, हार वगैरह, ये जो विलो और ऑलिव वगैरह जो हमारी पत्तियाँ वगैरह होती हैं पेड़ों की, उन चीज़ों के साथ, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स, कॉर्नफ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल। और ये जो चीज़ें हैं, इन पत्तियों को और इन चीज़ों को देख करके पता लगता है कि उसका बरियल जो है वो किस समय रहा होगा, मार्च या अप्रैल के महीने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें किस समय अवेलेबल होती हैं पेड़ों के ऊपर, वहाँ की जो वेजिटेशन है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं इस चीज़ को गैस करते हैं। और वो जब फाइनली ही रीच द ममी दो ही रैन इन टू ट्रबल, तो जैसे ही जो है कार्टर फाइनली जो टुट थी उसकी ममी, उसकी जो डेड बॉडी है वहाँ तक पहुँचता है उसकी नेस्टेड कॉफिन में, तो उसके लिए एक नई समस्या खड़ी हो जाती है, एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड। रिचुअल रेजिन्स यानी कि जो उनकी अपनी परंपरा के अनुसार जो चीज़ें उस समय उसकी बॉडी के ऊपर कोई वो लेप वगैरह लगाया जाता है, दूसरी जो किशमिश वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ वो डाली जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है कि समय के साथ जो है वो काफ़ी हार्ड हो गई थी और उसकी बॉडी जो है पूरी तरह से जो सॉलिड गोल्ड कॉफिन बना हुआ था, वो जो ताबूत था गोल्ड का बना हुआ था, उसके साथ पूरी तरह से बॉटम में चिपक गई थी। एंड नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, और कोई भी फोर्स उसको उसकी बॉडी को मूव नहीं कर सकी। कार्टर रोट लेटर, कार्टर बाद में लिखता है कि व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जा सकता था, यानी कि इस स्थिति में उसके पास क्या क्या ऑप्शंस थे। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, और इस साउथ इजिप्ट में जो है जिस तरह से सूरज की जो गर्मी होती है वो भी उसकी हीट जो है किसी हथौड़े से कम नहीं है। और कार्टर ने इस तरीके को यूज़ किया, उसकी बॉडी को जो है उस कॉफिन के साथ जो है बाहर रखा जाता है, धूप में रखा जाता है, ताकि वो रेजिन्स वगैरह जो है लूज़ हो जाएं इतनी गर्मी की वजह से, हॉट उसमें। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों के बाद, ये आपको मैप वगैरह दिखाया गया है कि कहाँ किस तरह से किस जगह पर पाया गया, कैसे क्या कुछ है। ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर होता है, तो इस टेम्परेचर तक जो है उसकी बॉडी को बाहर धूप में रखा जाता है। नथिंग बर्स, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आया, कुछ नहीं हिला, कोई ऐसा फेवरेबल जो है वो नहीं लगा कि उस चीज़ से ऐसा हो कि कुछ हो गया हो। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and tongue before it was possible to raise the king's remains। और उसके बाद थोड़ी ही साइंटिफिक डिटैचमेंट शो करते हुए, यानी कि अगर अदरवाइज साइंटिफिक के अकॉर्डिंग जाएँ तो हमें किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन यहाँ वो मजबूर हो गया है, तो कहता है कि हमें इस कंसोलिडेटेड मटेरियल को जो है चीजल्ड अवे करना पड़ेगा, यानी कि छीनी वगैरह लेकर के और हथौड़े के साथ उस चीज़ को तोड़ करके अलग जो है वो किया जाए, ताकि उसके लिम्स का नीचे वाला पार्ट अलग और ऊपर वाला जो ट्रंक का हिस्सा है उस बॉडी पार्ट को अलग से किया जाए, ताकि उसकी बॉडी को जो है उसमें से अलग अलग उठाया जा सके, निकाला जा सके। इन द डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, और अगर बात करें तो कार्टर के पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं थी, क्योंकि उस समय में शायद इतनी टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस नहीं थी। इफ़ ही हैडंट कट द ममी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड ड्राइव्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। और अगर उसने ऐसा नहीं किया होता, उस ममी को फ्री नहीं किया होता, उस गोल्ड कॉफिन से नहीं निकाला होता, तो जो थीव्स वगैरह हैं,
चोर जो हैं उन्होंने अवश्य ही उसको चोरी कर लिया होता, यानी कि गार्ड्स वगैरह जो हैं उनको धोखा दे करके उन्हें बेवकूफ़ बना करके और वहाँ से जो है वो उस गोल्ड वगैरह को चोरी कर ले जाते। In Tut's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could make their riches with them. They could take their riches with them. और देखिए जो टट का समय रहा है उस समय जो रॉयल्स थे, जो शाही परिवार होते थे, वो वास्तव में बहुत ज़बरदस्त अमीर लोग थे और वो ऐसा माना करते थे कि वो अपनी इस रिचनेस को, अपनी इस अमीरी को, इन चीज़ों को, सुख सुविधाओं को जो है अपने साथ ले जा सकते हैं। यानी कि जिस तरह से आजकल आपने सुना होगा कि जो लोग बात करते हैं कि भाई जो कुछ है वो इसी संसार में रह जाना है, हम अपने साथ कभी कुछ नहीं ले जा सकते। लेकिन उन लोगों की ऐसी धारणा थी कि हमारे पास जो कुछ भी है, जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम अपने साथ ले जा सकते हैं। आफ्टर डेथ ये चीज़ें हमारे साथ रहेंगी। तो यही कारण है कि इस जर्नी के लिए ग्रेट बियॉन्ड डेथ के बाद जो है किंग टुट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, प्रीशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. तो यानी कि यहाँ ये देखिए कि जो राजा महाराजा जिस तरह से इन चीज़ों को पहनते थे, इस्तेमाल करते थे, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ जो है उसके टुट की डेड बॉडी के पास में वो चीज़ें रखी जाती हैं वहाँ, और सारी की सारी प्योर गोल्ड से बनी हुई हैं। तो इट शोज़ हिज रिचनेस। To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. और इन सारी चीज़ों से, ये जो भी उसके आभूषण थे, जो गहने थे, जो उसकी बॉडी के ऊपर थे, इन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए कार्टर जो है उसके हेड को अलग कर देता है, उसकी बॉडी के अलग अलग मेजर जॉइंट्स जो हैं उनको अलग किया जाता है ताकि इन चीज़ों को अलग से निकाला जा सके, कम से कम नुकसान करके। वंस दे हैड फिनिश्ड, और जब एक बार उन्होंने अपना काम फिनिश कर लिया तो दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज द बेड वेयर टुट नाउ रेस्ट। और उसके बाद अपना काम खत्म करने के बाद उसने उन जो बॉडी के अलग अलग जो टुकड़े किए गए थे, पीसेस किए गए थे, उन सबको इकट्ठा रीअसेंबल किया वुडन बॉक्स के अंदर जो है सैंड वगैरह डाल करके, और उसके ऊपर जो है साइड में पैडिंग्स वगैरह लगा दी जाती हैं ताकि वो अलग ना हो, किसी तरह का कोई जो है और ज़्यादा नुकसान ना हो। उस डैमेज को कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए कि उन लोगों ने जो नुकसान किया थोड़ा बहुत, उन पार्ट्स को तोड़ करके अलग अलग करके, तो उसको जो है वहाँ लेटा दिया जाता है, जहाँ आज 2005 में जो जाही हवास है वो उस बॉडी को वहाँ से निकालता है आगे की स्टडी करने के लिए। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। और ये जो बीच के दशक रहे हैं, ये जो इतना लंबा समय 80 साल का, इस समय के दौरान आर्कियोलॉजी जो है वो काफ़ी चेंज हो गई है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ। यानी कि अब उनका जो ज़्यादातर फोकस है वो ट्रेजर को लेकर के नहीं है, वो फोकस है कि उसके जीवन से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ जुटाई जा सकें। इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और उसकी डेथ को लेकर के जो मिस्ट्रीज हैं, जो अनसुलझी पहेलियाँ हैं, उनको सुलझाया जा सके। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। और आजकल जो है काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टूल्स आ गए हैं जिसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड है, जिस तरह से यानी जो सिटी स्कैन की बात कही गई है, दूसरी मशीन बात की जाएगी, तो उन चीज़ों की हेल्प से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। 1968 में, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, 68 में बात की जा रही है, कार्टर की डिस्कवरी के 40 साल बाद, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी, कि एक एनाटॉमी के प्रोफेसर रहे हैं और उन्होंने उसकी मम्मी का एक्सरे किया है उस बॉडी का, और उनको इस बात का पता लगा, एक बड़ा चौंकाने वाला फैक्ट जो है वो उनके सामने आया, बीनीथ द रेजिन दैट केक्स इज चेस्ट, यानी कि उसके केक, हाँ, चेस्ट के ऊपर जो रेजिन्स वगैरह, जो लेप वगैरह लगाया गया, सब्सटेंस कोई उस समय जो लगाया जाता था ताकि वो डेड बॉडी जो है वो स्पॉइल ना हो, ख़राब ना हो, तो उसके नीचे जो है उसने एक चौंकाने वाला तथ्य ढूंढ निकाला है, और वो क्या था, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, कि उसकी ब्रेस्ट की बोन और उसकी कुछ फ्रंट रिब्स जो हैं वो मिसिंग थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ योर सिटी स्कैन, सिटी मशीन, कि आजकल जो ज़्यादातर डायग्नोसिस हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किससे की जाती हैं, सिटी स्कैन मशीन की हेल्प से की जाती हैं,
जो हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज लेते हैं अलग अलग क्रॉस सेक्शंस में, अलग अलग टुकड़ों में, हिस्सों में, अलग अलग तरीके से बॉडी के, और उसके बाद जो है उन सब चीज़ों को, उन सारी स्लाइड्स को जो है इकट्ठे मिला करके एक 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी क्रिएट की जाती है कंप्यूटर के ऊपर, ताकि उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाई जा सके कि वो कैसा दिखता होगा, कैसे क्या कुछ होगा, उसको फिगर आउट किया जा सके। ये सारी चीज़ें की जाती हैं। वट मोर कुड ए सिटी स्कैन रिवील ऑफ टुट देन द एक्सरे। और अब ये जो सिटी स्कैन है ये एक्सरे से ज़्यादा और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन हमें उस टुट के बारे में प्रोवाइड कर सकता है, ये अब हम जानेंगे, देखेंगे आगे। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। क्या ये जो सबसे बड़े जो अनसुलझे वो क्वेश्चन जिनका अब तक कोई आंसर नहीं मिला है, क्या उनके आंसर दे पाएगा ये? हाउ डिड ही डाई, सबसे पहला कि उसकी डेथ कैसे हुई, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ डेथ, और जिस समय उसकी डेथ हुई उस समय उसकी एज क्या रही होगी। किंग टुट्स डिमाइस वॉज ए बिग इवेंट, और किंग टुट की जो डेथ थी वो एक बहुत बड़ा इवेंट था, एक रॉयल स्टैंडर्ड से देखें तो उस हिसाब से भी काफ़ी। और इसका रीज़न ये था कि ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, कि वो अपने परिवार का आखिरी उत्तराधिकारी था, क्योंकि देखिए काफ़ी यंग एज में हो गई है, तो उसके बाद जो आगे उसके वंश को चलाने वाला, उनकी उस विरासत को संभालने वाला कोई नहीं था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, और फिर जिस तरह से उसका संस्कार, अंतिम संस्कार हुआ, वो उनके उस साम्राज्य का ही अंत था, उनकी उस डेंसिटी का, उस वंश का ही अंत था पूरी तरह से। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। लेकिन खास करके उसकी डेथ को लेकर के कि कैसे क्या कुछ हुआ और उसकी डेथ के बाद क्या कुछ रहा, क्या कुछ वहाँ हालात बने, वो सारी चीज़ें अनक्लियर हैं, किसी को नहीं पता कि कैसे क्या कुछ हुआ। एमिनोटेप थर्ड, टुट्स फादर और ग्रैंडफादर, ये भी क्लियर नहीं है कि जो एमिनोटेप थर्ड हैं वो टुट के फादर थे या ग्रैंडफादर थे। वो एक पावरफुल किंग थे, फेरो थे, हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, जिन्होंने लगभग 4 दशक तक, 40 ईयर्स तक 18th डायनेस्टी जो थी गोल्डन एज, यानी कि अपना सुनहरा काल जो है उस परिवार ने जो अपना देखा है, उन्होंने 40 साल तक वहाँ जो है शासन किया। हिज सन एमिनोटेप 4 सक्सीडेड हिम, उसने जो है उसके आगे राजपाट संभाला, वो उत्तराधिकारी बना एमिनोटेप 4 एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, और उसने इजिप्ट के इतिहास में जो है एक अजीब तरह के युग की शुरुआत की। कि जो न्यू फेरो था, ये जो नया राजा था, ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एतन, कि उसने जो एतन है उसकी वर्शिप को, उसकी पूजा पाठ को जो है बढ़ावा दिया। द सन डिस्क, यानी इसे किसे कहा जाता है, सन डिस्क को कहा जाता है एतन। चेंज्ड हिज नेम टू अकिनेतन और सर्वेंट ऑफ द एतन, तो उसने अपना नाम भी बदल लिया, एमिनेटिव 4 से उसने अपना नाम जो है अकिनेतन कर लिया, जिसका मतलब है सर्वेंट ऑफ द एतन, और एतन सन डिस्क। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एतन, और उसने जो है अपनी पुरानी जो उसकी रिलीजियस कैपिटल थी उसको जो है ओल्ड सिटी थेब्स से वहाँ से मूव करके और नए शहर में ले आया, एक्कीतेन में, जिसे अब अमराना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमून, ए मेजर गॉड, और उस समय का जो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा पूजा पाठ किए जाने वाला, पूजा जाने वाला जो गॉड था अमुन, उसकी उसने इमेजेस को तोड़ना शुरू कर दिया, लोगों को पूरी तरह से, अपने प्रदेश को, अपनी जनता को, कंट्री को पूरी तरह से शॉक्ड कर दिया उसने ऐसा करके। उसके टेम्पल्स वगैरह को भी बंद कर दिया गया। एंड इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, और ये वास्तव में बहुत ही भयानक समय रहा, जैसा कि रे जॉनसन जो कि डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी चिकागो रिसर्च सेंटर के जो लग्जर में हैं, वो ऐसा बताते हैं। वो ये कहते हैं, द साइट ऑफ एंशियंट थेब्स, की जो एंशियंट थेब्स की पुरानी जो साइट है, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वर कमिंग टू एन एंड, कि वो परिवार जिसने शताब्दियों तक शासन किया है वहाँ थेब्स के ऊपर, वो अब अपने अंत की तरफ बढ़ रहे थे। एंड देन अकिनेतन वेंट अ लिटिल वैकी, और फिर ये जो अकिनेतन था ये पागल हो गया था, यानी कि इसने जिस तरह से उन इमेजेस को, टेम्पल्स को बंद किया, इमेजेस को तोड़ा गया और चीज़ें हैं, तो उसका ये जो पागलपन है वो कहीं ना कहीं उनको अपने अंत की तरफ ले जा रहा था। आफ्टर अकिनेतन्स डेथ ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मैनिकाक्रे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड विद हार्डली ए ट्रेस, और उसके बाद अकिनेतन्स की डेथ के बाद जो है एक
रहस्यमयी सा जो है शासक आया जिसका नाम स्मेन खाकरे था, वो थोड़ी समय के लिए रहा और किसी को उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है और वो सीन से गायब, यानी कि उसका समय जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला। उसके बाद एक वेरी यंग टुट अनकेतन टुक द थ्रोन, उसने जो है सिंहासन संभाला, किंग टुट एज ई वाइडली नॉन टुडे, यानी कि जिसे आज किंग टुट के नाम से जाना जाता है, उसने बागडोर संभाली, उसने शासन किया। एंड द बॉय किंग सुन चेंज हिज नेम टू तुत अनकमुन, और इस लड़के ने जल्द ही अपना नाम, राजा ने अपना नाम टुट अनकमुन चेंज कर लिया और इस नाम से जाना गया, यानी लिविंग इमेज ऑफ अमुन। अमुन जो उनका वहाँ का जो मेजर गॉड था, जिसकी पहले इमेजेस को तोड़ा गया था, मंदिरों को बंद किया गया था, इसने उसी के नाम के साथ अपना जोड़ करके जो है अपना नाम रखा, यानी कि लिविंग इमेज अपने आप को बताया। एंड ओवरसाय रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और कंट्री ने जो है अपने पुराने रीति रिवाजों को, अपने उस पुराने समय को वापस आते हुए देखा। ही रेंड फॉर अबाउट 9 years, और उसने 9 साल तक शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और उसके बाद उसकी अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो गई। यानी कि 9 साल शासन किया, तो आप ये मानिए कि उसने कितने 7-8 साल की एज में जो है शासन की बागडोर संभाल ली होगी। ही हैड बिकम अ किंग एट दैट एज, और यही कारण है कि फिर बाद में टीन एज में ही जो है वो 17, 18, 19 जिस भी एज में जो है ही डाइड। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के और उस बारे में यहाँ ये आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो टुडे वी विल डू अप टू हियर ओनली, द रिमेनिंग पार्ट वी विल डू इन नेक्स्ट lecture. So till then, reread this part, students, and try to understand. This is not a story, it's a research work done by the archaeologist, and just they are trying to explain ki how the things had happened and what kind of bodies they get, कि किस तरह के लोगों को लेकर के इस तरह की रिसर्च डिस्कवरीज वगैरह की जाती हैं और क्यों उनके बारे में, और किस तरह से कैसे क्या कुछ मेहनत करनी पड़ती है, क्या परेशानियाँ उन लोगों के सामने आती हैं, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ बताई गई हैं। सो हैव अ नाइस टाइम, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।